गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एक बार फिर से लेक्चर नंबर 8 पे, लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था, लोन पेयर निकालना सिखाया था, उसके क्वेश्चंस दिए थे। सबसे पहले ये थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर नंबर 8 में ऑर्गेनिक को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको शायद दिया था PS4 हाइब्रिडाइजेशन का, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आंसर सारे के सारे बोल्ड में टिक हैं, फिर भी आइए सॉल्व करेंगे हम इन्हें। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि आप यहां पे निकालें पहले वाले में, तो H2S में सल्फर पे 2 लोन पेयर आएंगे, आप निकाल के देख सकते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3। पर जब BF3 का निकालेंगे बेटा, तो इसमें लोन पेयर तो कोई नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। तो ये sp3 होगा, ये sp2 होगा, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। यहां पर आ जाइए SiF4, इसमें तो sp3 होगा बेटा, पर BeH2 में 3 ही सिग्मा बॉन्ड, 3 ही एटम्स है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका कौन सा हो जाएगा sp। इसी तरह से BF3 का भी आप बता ही चुके हैं sp2, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको sp3 चाहिए, तो आपका आंसर होगा 3rd। कैसे? देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, 3 बॉन्ड बनाए, 2 बचे यानी 1 लोन पेयर है। इस पे 1 लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, टोटल बराबर हो गया है 4। और 4 का मतलब होता है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसी तरह से बेटा जब आप H2O में निकाल के देखेंगे तो 2 तो आएंगे सिग्मा बॉन्ड और 2 आएंगे लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4 हो गया, इसका भी हो जाएगा sp3। तो आंसर है 3rd, जिसमें दोनों मेंबर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां पर आइए, Which of the following molecule the central atom does not have sp3? कह रहे किसमें sp3 नहीं है, आपसे ये पूछ रहे हैं। यहां पर आ जाइए बेटा, इसका sp3 आएगा क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर हैं, यहां भी 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर हैं, यहां भी 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर है। पर यहां देखिए 4 सिग्मा तो हैं, पर सल्फर किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप का। यदि 6 ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 4 ने बॉन्ड्स बना लिए तो 2 बचे, यानी 1 लोन पेयर यहाँ पे आएगा, और 4 + 1 हो जाएगा 5, और 5 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो SF4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा, बाकी सबके जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होंगे वो sp3 होंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये रहे आपके सामने। Which of the following species contains 3 bond pair and 1 lone pair? आइए ऐसे देखिए, पहले बॉन्ड पेयर्स देख लिए जाए, यानी जिसमें 3 बॉन्ड्स। बताइए कितने एटम है? 3, तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 2 बॉन्ड। कितने एटम है? 3 और 1 4, तो कितने बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने एटम्स हैं? 2 1 3, तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 2। PCl3 में 4 एटम्स, तो सिग्मा कितने? 3। इसका मतलब आपको 3 तो बॉन्ड पेयर चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 3 बॉन्ड पेयर इसमें है। अब कह रहा है कि साथ में क्या चाहिए? एक लोन पेयर चाहिए। बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 3rd ग्रुप का है, याद है? बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो नहीं। तो इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बचे तो बने, तो लोन पेयर कितने? 0। यहाँ ये फास्फोरस किस ग्रुप का है? नाइट्रोजन। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया याद आया? तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बना लिए, कितने बचे? 2, यानी इसके पास 1 लोन पेयर होगा। यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है जिसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर। यहां पर आइए, चौथा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल साइंस हैव सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसका तो sp3 होगा, बेकार हो गया। यहाँ देखिए BF3 का sp2 होता है। कैसे पता बेटा? क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर है, बगल में निकाला था, तो 3 + 0 3 हो गया, 3 का मतलब sp2। अब इसको और चेक कर लेते हैं, NO2-। चलो देखिए NO2- का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। जस्ट लुक हियर, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, जितना माइनस होता है उतना जोड़ देते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। क्लियर है? जितना माइनस था उतना प्लस कर दिए। 1 O 2 बॉन्ड, 2 O 4 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इस पे बचा है 1 लोन पेयर। क्या सहमत है बेटा? अब जरा बताइए एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? 2 और 1 3, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं 2 और लोन पेयर हो गया है 1, तो 2 + 1 बराबर हो गया 3, और 3 का मतलब होता है sp2। उसने यही पूछा है कौन सा पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, तो इसमें दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2। आसान सा क्वेश्चन था बेटा।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, आइए इस पर भी जरा नजर डाल ली जाए थोड़ी सी। ये रहा, कह रहे हैं इसमें किसका सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए BF3 मैंने अभी अभी निकाल के दिखाया था थोड़ी देर पहले ही आपको, और NO2 भी अभी निकाल के दिखाए थे, ये दोनों तो sp2 थे। और H2O का आपको पता है sp3 होता है, बचा है NH2 माइनस। तो चेक कर ले भाई, NH2 माइनस, इसका चेक कर लेते हैं। पता नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, एग्रीड, और जितना माइनस होता है उतना प्लस कर दिया आपने, तो हो गए 6। 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च, कितने बचे 4, 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। लीजिए अब बताइए एटम्स कितने हैं, 2 और 1 3, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 2 प्लस 2 हो गए लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो गया 4 यानी sp3। तो इसका मतलब sp2 केवल 2 का है, BF3 एंड NO2 माइनस, तो BF3 एंड NO2 माइनस, इनमें sp2 है, बाकी जो 2 बचे उनमें sp3। कहते हैं इक्विलैटरल शेप। बेटा इक्विलैटरल शेप ये मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक के हाइब्रिडाइजेशन में, याद है sp2 का शेप कैसा बताया था, याद है, प्लेनर ट्रायंगुलर, ऐसे करके ना। और जब आप इसका ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे ट्राइगन, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिलेंगे आपको, मिलेगा इक्विलैटरल, यानी जिसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं सेम, सारे एंगल कितने होते हैं 60। तो ये शेप किस हाइब्रिडाइजेशन में था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली ये क्वेश्चन शेप या ज्योमेट्री का था, हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन का नहीं था ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 7 और 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम सेड टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है BF3, ये तो याद हो गया होगा। BF2 में कितने एटम्स है बेटा, 3, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका निकालेंगे तो sp आ जाएगा, इसका निकालोगे sp3 आ जाएगा, इसका निकालोगे sp2 आ जाएगा। ये एसिटिलीन लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आता है, sp होता है sp3 माइनस 2 पाई बॉन्ड। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, किसका है भैया यहाँ पे, तो निकाला जाए सबके साथ और देखा जाए किसमें आता है sp3d2। यहाँ से शुरू करते हैं, पहला है ICl2 माइनस। बताइए आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, जितना माइनस होता है उतना ऐड कर दिया तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 1 क्लोरीन 1 बॉन्ड, 2 क्लोरीन 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च, बचे 6, 6 का मतलब इस पे कितने लोन पेयर्स, 3। अब बताइए एटम्स कितने हैं, 2 और 1 3, तो 2 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर हो गया 5, और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। इसका मतलब पहला वाला तो आपका बेकार है, कोई फायदा नहीं। अब तुम इस वाले को और इस वाले को देखो, सेम ही तो है, I की जगह ब्रोमीन कर दिया, F की जगह भाई I की जगह Br आ गया और Cl की जगह F आ गया, तो इसका भी क्या हो गया sp3d। अब आ जाइए तीसरे और चौथे को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किस एग्जाम्पल की, थर्ड एग्जाम्पल। इसको देखिए क्या है, ICl4 पर माइनस चार्ज है, तो आयोडीन पे 7 होते हैं, माइनस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने Cl जुड़ रहे हैं बेटा, 4, तो 4 Cl 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन खर्च, कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। बताइए कितने आइटम है, 4 और 1 5, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं 4, 2 हो गए हैं लोन पेयर, 4 और 2 6, और 6 का मतलब sp3d2। तो आपका आंसर हो गया है थर्ड। तो समझ में आया बेटा, पीछे जैसे आपने सीखा था उसी तरीके से हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन को निकाल रहे हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस इज, आंसर है 9। कैसे, देखिए मैंने आपको सिखाया था, मान लीजिए एक I कितने I से जुड़ा है, 2 I से, माइनस लगा है मैंने सेंटर वाले पर लगा दिया। अब जरा देखिएगा I के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, माइनस का मतलब 8, 8 में 2 बॉन्ड बना लिए, कितने बचे 6, तो 6 का मतलब इस पे कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अब इस I पे 7 थे, इसने 1 बॉन्ड बनाया, इस पे भी तो बचे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस पे भी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे बेटा। तो टोटल लोन पेयर बताइए कितने होगा, 3 3 6 और 3 9। उसने टोटल पूछे, देखो टोटल, यदि वो क्वेश्चन ये कहता कि सेंट्रल एटम पर बताइए तो आंसर होता 3, पर उसने टोटल पूछे यानी सभी एटम पर आपने निकाल दिए तो आ गए हैं 9। यहाँ आइए, इन द कंपाउंड C2C3 बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, ये तो ऑर्गेनिक वाला हो गया बेटा, है ना। ऑर्गेनिक में फॉर्मूला याद ही होगा, sp3 माइनस पाई वाला, CH2
दो CH2 हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ये तो किसमें पूछ रहा है, C2C3 यानी 1 2 3। तो इस वाले का पूछ रहा है और इस वाले का पूछ रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने इधर से क्यों नंबर दिए, इधर से क्यों नहीं दिया। हमेशा नंबर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो मैंने इधर से दी। अब जरा बताइए सेकंड वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 माइनस, क्या इस पे कोई पाई बॉन्ड है, यस एक पाई है बेटा, सिग्मा पाई। तो इसका तो गया sp3-1 यानी sp। अब इस पे आ जाओ, कोई पाई बॉन्ड नहीं, सारे सिग्मा है तो sp3, तो आंसर हो गया sp2 sp3। इधर से नंबर्स कर दिया। तो दूसरे और तीसरे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स क्या होंगी आपको पता चले। आइए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। NO2 पॉजिटिव है, NO3 माइनस है और NH4 है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। यहां से शुरू करते हैं। NO2 प्लस नाइट्रोनियम नाइट्रेट में मैंने आपको निकाल के दिखाया था इसका हाइब्रिडाइजेशन, फिर भी मैं बता देता हूं। 2 और 1 3 एटम है यानी 2 सिग्मा बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, जितना प्लस होता है उतना माइनस कर दिया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक O 2 बॉन्ड बनाता है, 2 O 4 बॉन्ड बनाएंगे, चारों इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे, तो लोन पेयर आएगा 0 यानी 2 आ जाएगा, और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp। अब आ जाइए, तो sp में केवल या तो पहला है या दूसरा, थर्ड और फोर्थ तो हो गए गलत। अब दूसरा देख लेते हैं, NO3 माइनस, NO3 माइनस। बताइए 3 और 1 4 हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 3, लोन पेयर निकालिए 0 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। निकाल के देखिए भैया, लोन पेयर 0, नाइट्रोजन पे 5 थे तो जितना माइनस होता है उतना प्लस कर दीजिए, 5 + 1 = 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक O 2 बॉन्ड तो 3 O 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन खर्च, बचे 0। इसका मतलब NO3 माइनस का होगा sp2। तो इन दोनों में, ये तो गलत थे, अब इन दोनों में देखिए sp2 दूसरा किस में आ रहा है, इसमें। NH4 प्लस का आप निकाल ही सकते हैं उम्मीद। यहां पर आइए, कैटायन और एनायन का हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है सेम किस में होगा। देख मैं ऐसे ही बता देता हूं, अमोनियम NH4 प्लस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 5, जितना प्लस होता है उतना माइनस कर देते हैं, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन खर्च, बचे 0। NH4 में एटम है 4 और 1 5, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर है, बराबर 4, और 4 का मतलब होता है sp3। यानी अमोनियम का तो आपको पता चल गया sp3 है। अब नाइट्रेट का यही मैंने निकाल रखा है, NO3 का sp2 है, तो पहला गलत हो गया। सल्फेट पर आ जाइए, बट इस सल्फेट SO4 माइनस माइनस, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, जितना माइनस होता है उतना जोड़ देते हैं, 6 और 2 हो गए 8। अब बताइए, एक O 2 बॉन्ड, 4 O 8 बॉन्ड, 8 में 8 इलेक्ट्रॉन खर्च, लोन पेयर आए 0। एटम बताइए कितने, 4 और 1 5 यानी 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, बराबर आ गया 4, और 4 का मतलब sp3। तो अमोनियम का भी sp3, सल्फेट का भी sp3, आंसर हो गया अमोनियम सल्फेट। अब सबके निकाल के देख सकते हैं बेटा, सबके निकले हुए हैं। देखो नाइट्रेट का तुम्हें पता है ये निकला हुआ है NO3 का, ठीक है। नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम होता है NO2 पॉजिटिव, उसका भी sp निकला हुआ है। तो आपके सामने सारे हाइब्रिडाइजेशंस निकले हुए हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 पर। लीजिए, ClO2 माइनस में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहा है। आसान सा सवाल है, देखिए ClO2 माइनस, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं 7, बट द मीन ऑफ माइनस, माइनस का मतलब जितना माइनस होता है उतना जोड़ देते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए, एक O 2 बॉन्ड, 2 O 4 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए खर्च, 8 में 4 खर्च हो गए, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का। एटम्स कितने, 2 और 1 3, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं 2 और 2 हो गए हैं लोन पेयर, बराबर हो गया 4, और 4 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बेटा। आगे आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2। कहते हैं इनमें से किसी को भी जला दीजिए, सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जलाने पर CO2 देते हैं। अब CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, कितने एटम है, 3, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 2। कार्बन 4th ग्रुप का है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक O 2 बॉन्ड, 2 O 4 बॉन्ड, चारों इलेक्ट्रॉन खत्म यानी लोन पेयर हो गया 0, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp।
और sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन में। तो एथाइन का हाइब्रिडाइजेशन और इसको जलाने के बाद बनने वाली CO2 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट विल बी सेम, दोनों की सेम। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसमें इस्तेमाल हो रहे हैं? फास्फोरस पे एक लोन पेयर होगा या नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है ऐसे। यदि तुम ध्यान से देखो तो ये तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, एंटीमनी एक ही ग्रुप के हैं, तो इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होगा। और निकाल के देख लीजिए बेटा, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, क्योंकि 3 और एक 4 एटम है तो सब में 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, 4 हो गए। केवल बचा कौन? CH3 पॉजिटिव, तो इसी का sp2 होगा। कैसे बताइए? कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, जितना प्लस होता है उतना माइनस कर देते हैं, बचे 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया, तीनों इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए 0। अब हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, 3 और एक 4 एटम है यानी 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो वैल्यू आ गई 3 और 3 का मतलब होता है sp2। तो CH3 पॉजिटिव sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? किसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। देखिए CO2 का तो भी मैंने निकाल के दिखाया था, sp होता है, याद है ना? तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। CO, ये भी आंसर नहीं होगा जब CO2 का sp। अब बचा है SO2। सल्फर किस ग्रुप का, ये बता दीजिए जरा। 6 ग्रुप, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 में 4 ने O से बॉन्ड बना लिए, 2 बचे तो 1 लोन पेयर। एटम जरा बताइए कितने? 2 और 1 3, यानी इसमें 2 सिग्मा हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। 2 + 1 = 3 हो गए और 3 का मतलब होता है sp। दैट विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन एंड एनाइन इन नाइट्रोनियम नाइट्रेट। देखिए आगे वही क्वेश्चन, व्हाट इज नाइट्रोनियम नाइट्रेट? NO2+, यह है नाइट्रोनियम। व्हाट इज नाइट्रेट? NO3-, यह है नाइट्रेट। इसका भी निकाला था sp, इसका निकाला था पीछे sp2। तो आंसर sp एंड sp2। यहां पर आइए, कह रहा है PCl6 माइनस में फास्फोरस का क्या, किस ग्रुप का है? 5वें ग्रुप का, तो 5 इलेक्ट्रॉन, जितना माइनस है उतना प्लस कर दीजिए, बराबर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 1 Cl 1 बॉन्ड, 6 Cl 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन खर्च, लोन पेयर तो होगा 0। अब बताइए एटम कितने हैं? 6 और 1 7 एटम है, तो सिग्मा हो गए 6 और 6 सिग्मा 0 लोन पेयर यानी 6 और 6 का मतलब होता है sp3d2। तो आंसर हो गया 3। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है किसका? जीनॉन का इन XeO2F2 और Si का SiO2। चलिए यहां से शुरू करते हैं, वैसे मैं निकाल के दिखा चुका हूं, फिर भी एक बार और। SeO2F2। चलिए पहले तो एटम गिनिए, 2 और 2 4, 1 5, यानी सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 4। अब लोन पेयर देखते हैं, बताइए जीनॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। 1 O 2 बॉन्ड 2 O 4, 1 F 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2, तो 2 और कम हुए, तो इस पे बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो 4 + 1 बराबर हो गया 5 और 5 का मतलब है sp3d। आंसर। SiO2 के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ये ऑक्सीजन के साथ हमेशा कैसे जुड़ता है? ऐसे करके जुड़ता चला जाता है, याद है? अब यदि आप इस सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं तो इसे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और जहां 4 सिग्मा बनते हैं वहां हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है। ये CO2 जैसा नहीं होता, क्योंकि CO2 में कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता था क्योंकि कार्बन का साइज छोटा था, पर यह मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है। लीजिए, ये थे क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन के। आइए थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ा के पढ़ते हैं, मैं इसे हटा देता हूं। चलिए वापस आ जाते हैं ऑर्गेनिक पर। अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, हम लोग कार्बन के बारे में बेसिकली पढ़ रहे थे, तो इसी कार्बन में मैंने आपको यूनिकनेस पढ़ाई थी कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। आइए उसी कार्बन का करते हैं क्लासिफिकेशन, और ये पहला क्लासिफिकेशन है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कितना पढ़ा लिखा है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कार्बन की डिग्रीज क्या है? चलिए, यहाँ डिग्री का मतलब कुछ और होता है, पढ़े लिखे से मतलब नहीं होता, और इस डिग्री को समझने के लिए हमें इस कार्बन की जरूरत है जिसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं? 4। ये जो कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, इन बॉन्ड्स को मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूं कि ये कार्बन के क्या है? फ्री बॉन्ड्स,
या इसी कार्बन की 4 क्या है, फ्री वैलेंसीज या बॉन्ड्स। तो ये जो कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, इसी के बिहाफ पर हम इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। पहली चीज, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है और हम चीजों का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है चीजों को अलग अलग करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल या एनी प्रॉपर्टीज। कहते सर हम करते क्यों हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन का सबसे पहला रीजन होता है कि चीज को ढूंढना, उसे पिक करना हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए हम चीजों को क्लासीफाई करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप कभी किसी मेडिकल स्टोर पे जाइए तो आप देखिए मेडिसिन जो होती है, दवाइयां बड़े कायदे से लगी होती हैं शेल्फ्स में, देखी होंगी आपने, शेल्फ में ढेर सारी मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयां लगी रहती। तो दवाइयां मेडिसिन जो होती है वो शेल्फ में क्यों लगाता है। अरे 10-12 बाल्टियां खरीदनी, सब बाल्टियों में भर दी, नहीं, यदि वो बाल्टी में भर देगा तो उसको दवाई ढूंढने में, पिक करने में दिक्कत होगी। या सोच के देखो, वो सारी दवा नीचे गिरा दे और कोई आके कभी एक पैरासीटामोल चाहिए, अब वो ढूंढ रहा है, पैरासीटामोल मिल ही नहीं रही, तो ढूंढने में दिक्कत होगी। इसलिए वो दवाइयों का क्लासिफिकेशन कर देता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ठीक से लगा देता है, यानी चीजों को ठीक से लगा देना, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। वो कहता है इधर बुखार की दवा है, इधर खांसी की दवा है, इधर कोल्ड की दवा है, इधर मलेरिया की दवा है, इधर डेंगू की दवा है, आजकल कोरोना की दवा है। तो सब मेडिसिन को अलग अलग क्या करें, उसने क्लासीफाई। तो क्लासीफाई करने से हमारे लिए चीजों को ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। फिर से समझिएगा कैसे आसान होता है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। आई वाज अ किड, जब मैं छोटा सा बच्चा था, कुछ लोगों ने सुनी भी होगी। जब एक छोटा सा बच्चा था तो मेरी मम्मी क्या करती थी, जो नट्स होते थे, ड्राई फ्रूट्स होते थे, उनको क्रश करती थी और क्रश करके ऐसे करके एक डिब्बे में रख दिया करती थी। डिब्बे का जो मुंह होता था बहुत बड़ा नहीं होता था, छोटा सा होता था, कांच का ये डिब्बा होता था, इसमें रख दिया करती थी। अब कैसे क्रश किया, जिसने काजू लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, थोड़े से आलमंड्स बादाम लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, वालनट्स लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए। तो सब ड्राई फ्रूट्स को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में काट के वो रख दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही मेरा मन हुआ चिरौंजी खाने का। चिरौंजी समझते हैं ना, छोटी सी होती गोल गोल सी, चिरौंजी खाने का। तो मैंने सोचा इसमें पड़ी होगी, मैं पहुंचा, मैंने इस कांच के डिब्बे में अंदर हाथ डाला, मुझे लगा कुछ गोल गोल सा है। मैंने बाहर निकाल के देखा तो इलायची दाना था। मुझे इलायची दाना तो बेटा खाना नहीं था, मुझे क्या खानी थी, चिरौंजी। तो मैंने इलायची दाना वापस डाल दिया। मैंने फिर से हाथ डाला, फिर मुझे लगा कुछ गोल गोल आया, सॉफ्ट सा। मैंने बाहर निकाल के देखा, वो वालनट का टुकड़ा था, अखरोट का टुकड़ा था, मुझे वो भी नहीं खाना था, मैंने वापस डाल दिया। अब छोटे बच्चों में पेशेंस ज्यादा नहीं होता। जैसे किसी छोटे बच्चे से कोई चीज छीन लो, रोना शुरू कर देता है भैं भैं करके, पेशेंस नहीं होता। मुझ में भी नहीं था, मैं भी किड था, छोटा बच्चा था। तो मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे बर्तन को पलट दिया, सारे ड्राई फ्रूट्स जमीन पे गिरे गए। अब जब सारे बिखर गए तो मुझे नजर आ गई जो चीज मुझे चाहिए। मैं उठाने लगा, इतने मेरी मम्मी आ गई किचन में, उन्होंने देखा मैंने सारे नट्स फैला रखे, तुरंत चप्पल उतारी। तुम सोचोगे चप्पल उतारी, चप्पल क्यों उतारी? अरे हमारे किचन में चप्पल उतार के आते हैं। तुमने कुछ और सोचा था ना कि चप्पल उतारी और बजाया गया। नहीं बजाया नहीं बेटा, हमारे किचन में चप्पल उतार के आते हैं। उन्होंने चप्पल उतारी, किचन में आई, पूछा बेटा क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया। तो उनको ये लगा बच्चे को कितनी दिक्कत हुई, कांच का वेसल था, गिर जाता, टूट जाता, चोट लग जाती। तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी प्लास्टिक के ऐसे जार लिए, ऐसे करके, ठीक है, ढक्कन लगाए सब में, और इनके अंदर रख दिए सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग करके। मतलब एक में कैशवस काजू रख दिए, एक में आलमंड्स बादाम रख दिए, एक में एप्रिकॉट्स रख दिए, एक में वॉलनट रख दिया, ऐसे करके एक में चिरौंजी रख दी, ऐसे करके उन्होंने सारे रख दिए। अब देखिए उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। मान लो मुझे चिरौंजी खानी, मैं सीधे आऊंगा, चिरौंजी का डिब्बा खोलूंगा, खा लूंगा। तो अब चिरौंजी ढूंढना आसान हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि उन्होंने सबको क्या कर दिया, क्लासीफाई। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है चीजों को अलग अलग कर देना। और हम इसलिए चीजों को क्लासिफाई करते हैं बेटा, ताकि उनकी स्टडी करना, उन्हें पढ़ना हमारे लिए कैसा हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो पहले हम उसे आराम से पिक कर सकें और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकें। इसलिए हम चीजों का करते हैं क्लासिफिकेशन। चलिए अब सवाल उठता है, सर जो आप डिग्री विग्री बता रहे हैं कार्बन की, ये सारी चीजें क्या हैं? तो आइए मैं डिग्री ऑफ कार्बन को समझने की कोशिश करता हूं कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या चीज होती है। मैंने आपको बताया मैं इन फ्री वैलेंसीज के बिहाफ पर सारी बातें समझाने जा रहा हूं। ये जो आपकी फ्री वैलेंसीज थी, चलिए क्या होती है डिग्री ऑफ कार्बन, आइए मिलते हैं जरा डिग्री ऑफ कार्बन से। तो सबसे पहले ये रहा आपका कार्बन, वो कार्बन जिसके आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स। इन 4 बॉन्ड्स के बेसिस पर हम डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो कार्बन आता है उसका नाम होता है
प्राइमरी, या हम ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन। लीजिए क्या डिग्री है इसकी, 1। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी या 1 नॉट कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। बट इज दैट 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन? तो कहते हैं ऐसा कार्बन जिसमें 4 में से केवल एक वैलेंसी डायरेक्ट कार्बन से जुड़ी हो, बाकी वैलेंसीज कार्बन से ना जुड़ी हो। तो क्या बोलेंगे, व्हेन ओनली 1 बॉन्ड इज डायरेक्टली ज्वाइंट विद कार्बन, केवल एक बॉन्ड। यानी कैसे, बताओ भाई, कार्बन के बॉन्ड्स कितने हैं? ये 4। इनमें एक बॉन्ड कोई भी, मान लीजिए ये आपने कार्बन से जोड़ दिया, जैसे आपने इसे कार्बन से जोड़ा तो ये वाला जो आपका कार्बन था, दिस कार्बन बिकम्स, ये कार्बन आपका कैसा बन गया, 1 डिग्री। अब सवाल उठता है, सर जो 3 बॉन्ड्स बचे हैं वो कहां जाएंगे? बड़ी नेचुरल सी बात है भाई, उस पर कुछ तो जुड़ेगा पर कार्बन नहीं। मैंने आपको बताया था जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर हमने किसे जोड़ दिया, अपने रेफरेंस एटम हाइड्रोजन को। लीजिए तो कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्योंकि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है और ये केवल मैंने आपको बताया था रेफरेंस एटम है, तो इसकी नेचर कार्बन जैसी हो गई, तो ये हाइड्रोजन भी कैसा हो गया, प्राइमरी हाइड्रोजन। अब बताइए एक कार्बन से कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हो सकते हैं? तो हम बोलते हैं मैक्सिमम 3 प्राइमरी हाइड्रोजन्स आर पॉसिबल पर कार्बन। एक कार्बन पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा प्राइमरी कभी भी किसी भी कार्बन पर नहीं हो सकते। यानी मैक्सिमम 3 प्राइमरी हाइड्रोजन एक प्राइमरी कार्बन पर आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम है। क्या सर क्या 2 भी हो सकते हैं? हाँ, यदि मैं यहां पर H की जगह Cl जोड़ देता, सपोज करिए, कुछ भी जोड़ देता, तो भी ये प्राइमरी तो होता, क्योंकि कार्बन तो इससे केवल एक ही जुड़ा है ना। कार्बन एक होना चाहिए, बाकी 3 वैलेंसी कहां जुड़ती हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं हाइड्रोजन जुड़े, कुछ और जुड़ा होता। कल वो कह देता, मान लीजिए कि ये तो है CH3 एंड CCl3। बताइए ये कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी कैसा है? तो आप बताइए इस कार्बन के एक बॉन्ड से क्या जुड़ा है, कार्बन, और 3 बॉन्ड से Cl। तो Cl जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, इससे क्या मतलब है, एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, प्राइमरी। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो सबसे पहले नंबर पर जिस कार्बन की हमने बात की है वो कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन। कैसे पहचाना? जो केवल एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हो, बाकी 3 बॉन्ड्स कहीं भी जुड़े पर कार्बन पे ना जुड़े हों, उसे बोला जाता है प्राइमरी कार्बन। खास बात ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये हम तब ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं जब हमारा कंपाउंड ओपन चेन होता है, इसमें रिंग वगैरह नहीं होती। हालांकि रिंग भी ऐसे डिफाइन करेंगे हम, पर फिलहाल मैं इनको ओपन खुले कार्बन्स के लिए आपको समझाने जा रहा हूं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें ज्ञान की बात पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद। प्राइमरी कार्बन तो हो गया। प्राइमरी के बाद आइए दूसरे कार्बन की बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। कौन सा बेटा? सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। ये सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन क्या है, आइए इसको भी जरा थोड़ा सा जान लें। कहते हैं जब when 2 bonds are joined with carbons but remember separately। कैसे जुड़े होने चाहिए, सेपरेटली, यानी अलग अलग जुड़े होने चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेटली? एज, जैसे समझिए ये रहा कार्बन और ये कितने बॉन्ड्स हैं, 4। तो 2 अलग अलग, जैसे एक मैंने यहां जोड़ दिया और एक मैंने यहां जोड़ दिया, तो ये अलग अलग किससे जुड़ गए हैं, कार्बन से। रिमेंबर बताइए, तो इसके 2 बॉन्ड कार्बन से जुड़ गए। यदि 2 बॉन्ड कार्बन से जुड़ गए तो ये वाला कार्बन इज सेड टू बी सेकेंडरी कार्बन। कितने बॉन्ड बचे हैं बेटा, 2 बॉन्ड। जो 2 बॉन्ड्स बचे हैं वहां पर जब जोड़ने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन किससे जुड़ी है, सेकेंडरी कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन क्या बन जाती है, सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब बताइए सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती हैं पर कार्बन। भाई इस सेकेंडरी कार्बन की 2 बॉन्ड तो कार्बन से जुड़ गए, बचे कितने, 2। उन 2 पे क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। पर याद रखिए अलग अलग जुड़ना है। कल की तारीख में ऐसे करके मैंने 2 बॉन्ड कार्बन से जोड़ के ऐसे H जोड़े, और अब मैं आपसे पूछूं क्या ये कार्बन सेकेंडरी है, तो नहीं।
सेकेंडरी नहीं है ये, याद रखिएगा। अलग अलग जुड़े होने चाहिए कार्बन्स, तब सेकेंडरी बोलेंगे। ये कैसा कहलाएगा? प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन से तो जुड़ा है। देखिए, तो रिमेंबर, दो बॉन्ड अलग अलग जुड़ेंगे तब सेकेंडरी होगा, वरना सेकेंडरी नहीं होगा। तो इसे कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद आइए दूसरे पर चलते हैं। सेकेंडरी के बाद आता है, इसे हम बोलते हैं टर्शरी। टर्शरी और या 3 डिग्री कार्बन। नाउ व्हाट इज टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन? तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा, टर्शरी या 3 डिग्री को कहते हैं व्हेन, जब कितने बॉन्ड्स? 3 बॉन्ड्स, 4 थे हमारे पास। 3 बॉन्ड्स आर बॉन्डेड या ज्वाइंट, किसके साथ? विद, फिर से एक बार, कार्बन्स, कार्बन के साथ जुड़ते हैं। लेकिन कैसे? फिर से सेपरेटली। कैसे? सेपरेटली। चलिए ई लगा लेंगे मेरे ख्याल से। कैसे? सेपरेटली, अलग अलग जुड़े होने चाहिए। तो जब ये सेपरेटली जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? फिर से देखिए, ये रहा कार्बन, ये रहे 4 बॉन्ड, तो 3 पर यहां मैंने एक कार्बन जोड़ दिया, यहां एक कार्बन जोड़ दिया, यहां एक कार्बन जोड़ दिया, तो ये वाला कार्बन आपका कैसा हो गया? टर्शरी कार्बन। अब एक बॉन्ड बेटा इसका देखिए बचा हुआ है, बचा है। अब इस एक बॉन्ड पर जोड़ने के लिए यदि कुछ है तो बढ़िया बात है, और कुछ नहीं है तो अपन क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जिस कार्बन पर जोड़ी है वो टर्शरी है, तो ये हाइड्रोजन क्या बन गई? इट इज कॉल्ड टर्शरी हाइड्रोजन। और जो टर्शरी हाइड्रोजन होती है ये मैक्सिमम एक हो सकती है पर कार्बन, क्योंकि 3 पर तो आपने कार्बन जोड़ ही दिए, बची थी एक, उस पर आपने हाइड्रोजन जोड़ दी, जिसे नाम दे दिया टर्शरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कौन सा है बेटा? जो एक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी जो 2 कार्बन से अलग अलग जुड़ा हो। टर्शरी जो 3 कार्बन से अलग अलग जुड़ा हो। और प्राइमरी पे जुड़ी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी पे जुड़ी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी पे जुड़ी हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन कहलाती है। ये थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एक और होती है, उससे मिलती है। सबसे लास्ट में एक आता है जिसे आप बोलते हैं क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन। अब तो डिफाइन करना बड़ा आसान हो गया। कौन सा? जिसमें सारे ऑल 4 बॉन्ड्स ज्वाइंट विद 4 कार्बन्स, और फिर से कैसे? सेपरेटली। कैसे जुड़े होने चाहिए? सेपरेटली जुड़े होने चाहिए। कैसे? ऐसे, ये कार्बन, ये रहे 4 बॉन्ड्स, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। क्या इसके पास हाइड्रोजन जोड़ने के लिए कोई जगह नजर आ रही है? नहीं। तो ये वाला कार्बन तो आपका हो गया भैया कैसा? 4 डिग्री कार्बन। लेकिन नो, 4 डिग्री हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट, यानी 4 डिग्री हाइड्रोजन कोई चीज नहीं होती, ऐसा कोई रेफरेंस एटम नहीं होता जिसे हम 4 डिग्री हाइड्रोजन कहें। और कारण होता है क्योंकि 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन के चारों बॉन्ड्स कार्बन से जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए उसके पास कोई बॉन्ड फ्री मौजूद नहीं होता। तो ऐसे कार्बन्स को बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन्स। आइए एक एग्जाम्पल से समझना चाहता हूं इन सारी बातों को। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे, जैसे सपोज करिए उसने आपको ये CH3 CH CH3 CH2 C CH3 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 एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हर तरह का कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। चलिए बॉस, देखना चाहते हैं इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी। तो कभी भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन देखने हो तो आप कार्बन मत देखिए, आप हाइड्रोजन देखिए हमेशा। बताइए, यहां से शुरू करें। इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो बॉन्ड कितने बनाता है? 4। 4 में 3 तो जुड़ गए हाइड्रोजन से, तो कार्बन से कितना जुड़ेगा? 1। यदि कार्बन से 1 जुड़ेगा तो ये प्राइमरी, यानी जितने कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सारे के सारे देखिए कैसे होंगे? प्राइमरी। पहला तरीका क्या नजर आया? क्या नजर आया? तरीका नंबर 2 सुनिएगा। कहते हैं कि यदि ऐसा कार्बन जो टर्मिनल पे हो, उसके बाद कोई, जैसे इसके नीचे कोई कार्बन नहीं, इसके बाद कोई कार्बन नहीं, इससे पहले कोई कार्बन नहीं, जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं,
एंड कार्बन, चाहे इधर हो, ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे, कहीं भी हो, जो एंडेड कार्बन है, उसके बाद कोई कार्बन ना हो, उसे कहते हैं टर्मिनल कार्बन। तो जो टर्मिनल कार्बन होता है, इसे हम शॉर्ट में टीसी बोल देते हैं, टर्मिनल कार्बन, ये हमेशा होता है प्राइमरी, हमेशा प्राइमरी होते हैं। जो टर्मिनल कार्बन होंगे वो हमेशा प्राइमरी होंगे। क्लियर है मेरी बात? अब देखिएगा, और देखने हैं भी, तो ये तो प्राइमरी वाले थे, अभी और भी मेरे पास हैं, उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं एक बार जरा। आइएगा, मिलते हैं इससे। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, बताइए कितने हाइड्रोजन जुड़े? केवल एक। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। एक से हाइड्रोजन जुड़ गया, कितने बचे? 3। वो 3 देखिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 3 जुड़े हैं कार्बन से, ही हो गया टर्शरी। टर्शरी पर एक हाइड्रोजन होती थी हमेशा, याद करिए, हाइड्रोकार्बन से दी है तो केवल एक हाइड्रोजन होगी। यहाँ पे आइए अगले पर, ये क्या है? CH2। ध्यान से देखिए, फिर से कार्बन को देखिए, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। यदि 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो बचे कितने बॉन्ड्स? 2 बॉन्ड, वो कार्बन से जुड़ गए होंगे, तो सेकेंडरी। इस पर बताइए कितने हाइड्रोजन हैं? एक भी हाइड्रोजन नहीं, यानी चारों बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं, तो ये हो गया है 4 डिग्री कार्बन। तो वो पूछ रहा है, जरा सबको क्लासिफाई करके देख लो, तो मेरे पास कौन कौन से हैं बेटा? एक 1 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री कार्बन है, एक 3 डिग्री कार्बन है, और एक 4 डिग्री कार्बन है। जरा बताइए कितने कितने हैं? ये गिना जा रही है। प्राइमरी कार्बन गिन लीजिए कितने हैं? 5 रेड कलर के। सेकेंडरी कितना है? केवल 1। टर्शरी कितना है? 1। क्वाटरनरी कितना है? 1। टोटल कार्बन कितने हैं? 8 कार्बन है। इसी तरह से मैं हाइड्रोजन्स की बात करूंगा बेटा इसी में, तो देखिए हाइड्रोजन कितना आसान हो जाएगा। यदि वो कहे प्राइमरी हाइड्रोजन बताइए कितनी है, तो सिंपल 5 और 1 पे 3, तो 5 इंटू 3 कितनी हो गई? 15। पूछे सेकेंडरी हाइड्रोजन बताइए कितनी है, तो 1 इंटू 2। करेक्ट। टर्शरी हाइड्रोजन बताइए कितनी है, तो 1 इंटू 1। करेक्ट। क्वाटरनरी हाइड्रोजन बताइए, होती ही नहीं, छोड़ दीजिए। तो टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 15, 2 17 और 1 18, यानी कितनी है? 18 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड को यदि मैं एक साथ लिखूं तो क्या ये C8H18 लिखा है। इसी को आइसोऑक्टेन कहते हैं। नाम पे मत जाइए, बस केवल फॉर्मूला देख लीजिए। 8 कार्बन 18 हाइड्रोजन सामने लिखा है। कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्शरी हैं, क्या आपको समझ में आ गया है बच्चे? क्लियर है? याद रखिएगा, टर्मिनल कार्बन हमेशा प्राइमरी होता है। कार्बन को प्राइमरी सेकेंडरी क्लासिफाई करने के लिए हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन देखिए, कार्बन कभी मत देखिए। मैंने तो बहुत खोल के लिखा है। कंपाउंड इतना ओपन फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो तो आपको कंपाउंड देखो ऐसे देगा। क्या मैं हटाऊं? एक नजर डाल लीजिए, मैं हटाने जा रहा हूं। वो तो आपको कंपाउंड बेटा ऐसे लिख के दे देगा। ध्यान से देखिएगा, कहेगा बताइए CH3 C 4 थ्राइस, C CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। अब देखिएगा, कह रहा बताइए ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी? तो अब ये बताइए इस कार्बन से क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। यदि हाइड्रोजन नहीं दिख रहा तो ये 4 डिग्री। सही है। इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? 2। यदि 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो 2 जुड़े होंगे कार्बन से सेकेंडरी। क्या इस पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? केवल 1, यानी 1 हाइड्रोजन से, बाकी 3 किससे? कार्बन से, तो ये हो गया टर्शियरी। इस कार्बन से देखिए हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाँ 3। यदि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये प्राइमरी। वैसे भी एंड टर्मिनल हमेशा क्या होता है? प्राइमरी। दोनों CH3 प्राइमरी, तीनों CH3 प्राइमरी। जो एंड जहां खत्म हो, जिसके बाद कुछ ना आता हो, वो हमेशा प्राइमरी होता है। क्लियर है बेटा? तो ये था पहला क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। आइए क्लासिफिकेशन नंबर 2 पर चलते हैं। कार्बन्स का दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक और क्लासिफिकेशन होता है कार्बन को क्लासिफाई करने के लिए। इस कार्बन को हम बॉन्ड्स के ही बेसिस पर 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली जिसे कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन, और दूसरा जिसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन। तो एक जिसे आप बोलेंगे सैचुरेटेड, दूसरा जिसे आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो 2 तरह के बेटा आपके पास हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। कैसे देखेंगे? सैचुरेटेड की बात करें, पहली शर्त यह है कि इसमें सारे के सारे ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए।
इसका मतलब इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें प्रेजेंट होने चाहिए पाई बॉन्ड्स, मस्ट बी प्रेजेंट। ये तो एक मोटी मोटी सी कंडीशन हुई, मोटी मोटी सी। इसके अलावा और क्या होता है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो ये हाइब्रिडाइज कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। और sp3 में जो बॉन्ड एंगल्स 4 होने चाहिए, जो बॉन्ड एंगल्स होने चाहिए, 4 गलती से बोल गया, जो बॉन्ड एंगल्स होने चाहिए वो 109 डिग्री और 28 मिनट के होने चाहिए। सर ये 109 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं? आइए सबसे पहले जरा मैं आपको 109 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स बनाना दिखाता हूं कि कैसे बनाए जाते हैं। जस्ट लुक हियर, कैसे बनाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका कार्बन और ये रहा इसका पहला बॉन्ड, ये रहा दूसरा, और ये जो एंगल है 90 से ज्यादा है, यानी कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। ये रहा तीसरा, ये भी एंगल इतना है, ये रहा चौथा। तो इन चारों के बीच के जो बॉन्ड एंगल्स होने चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट के होने चाहिए। अब आपको लग रहा होगा सर ये 109 डिग्री 28 मिनट तो नहीं दिख रही, तो मैं 90 से कम दिख रहा है। नहीं बेटा, आपको दिख रहा है पर ये है नहीं। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं और ये 6 एंगल्स हैं जो देखने में 4 लगते हैं। कैसे 6 हैं ये भी दिखाता हूं, और ये कैसे होते हैं 4 ये भी दिखाता हूं एंगल्स ठीक से। जरा देखिएगा, मैं मिलाता हूं यहां से और यहां से। ये पहला एंगल हुआ, कौन सा, ये वाला। ये आपका दूसरा एंगल हुआ, ये आपका तीसरा, और ये चौथा। नजर आए? अब देखना, ये पांचवा, ये छठा। तो जितनी आप लाइनें खींचते हैं, काली काली जो लाइनें नजर आ रही हैं, उतने ही 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल्स हैं। तो कितने बॉन्ड एंगल्स हैं? 6। अभी मैं आपको बॉल से समझाता हूं इनको। फिलहाल तो ये 6 एंगल्स हैं। अब ये जो 6 एंगल है इसमें देखिए कितने हेड हैं, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा हेड। इसलिए इसको शेप को नाम दिया जाता है टेट्रा हेड्रल शेप। और इसमें कितने एंगल बोले मैंने? 6 एंगल्स हैं ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट के। किसमें? टेट्राहेड्रल शेप में 6 बॉन्ड एंगल्स होते हैं इसके पास। देखने में नहीं लगते पर होते 6। मैं इनको बॉल्स की मदद से अभी आपको समझा के दिखाता हूं कि ये एंगल 6 कैसे होते हैं। मुझे आधा मिनट जरूर लगेगा, ठीक है? आप कहीं जाएंगे नहीं, आप तब तक इसे देखिए। आई हैव दीज बॉल्स, मैं इन्हीं से बनाने की कोशिश करता हूं। आइए जरा समझिएगा। ये आपको फुटबॉल जैसी बॉल दिख रही है, सीधे इस पर। इसको मैंने कार्बन माना। आपको इसका पहला बॉन्ड तो दिख ही गया होगा। दूसरा बॉन्ड ये रहा, 4 बॉन्ड बनाने हैं, ये रहा दूसरा। यदि आप इसके दूसरे बॉन्ड को देखें, दूसरे बॉन्ड को मेरे पास एक बनाया है, इससे दिखा देता हूं मैं आपको। चलिए जस्ट लुक हियर, ये रहा। ये जो बीच में रेड बॉल है बेटा, दिख रही है आपको, ये रेड वाली, ठीक है? ये आपका कार्बन है, ये पहला बॉन्ड है, ठीक है? और ये दूसरा। इन दोनों के बीच के एंगल को ध्यान से देखिए, 90 से ज्यादा है, 109 डिग्री। इसी तरह से इसे देखिए, इसे देखिए, इसे कैसे भी घुमा दीजिए। इधर से देखिए, सेम दिखेगा, इधर से देखिए, सेम दिखेगा, इधर से देखिए, सेम दिखेगा, इधर से देखिए। सर ये 6 कैसे? ध्यान से देखना, 6। ग्रीन रेड येलो, ग्रीन रेड व्हाइट, ग्रीन रेड ब्लू, 3 हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, हो गए 3। ग्रीन के 3 हो गए। अब देखना, चौथा इसके बीच, पांचवा इनके बीच, और छठा। 3 नजर आ रही है बेटा? पहला ये वाला, दूसरा, और ये तीसरा पीछे वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 3 इसके साथ थे नीचे, ये इसको हटा दिया, 3 हो गए थे। इनके बीच, इसके बीच, इसके बीच 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 6। ये है टेट्राहेड्रल कार्बन। देख लीजिए, समझ में आया बेटा आपको? ये है टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये कैसी ज्योमेट्री? 2 डायमेंशनल के 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल शेप है। इट इज नॉट अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसे कहते हैं 3D ज्योमेट्री। तो ये कंडीशन है किसकी? सैचुरेटेड की। तो मेन कंडीशन
ये होती है। और ये जो बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला जनरली हम इसे देखते हैं ओपन चेन कंपाउंड में, क्योंकि रिंग बनेंगी तो हो सकता है इतने एंगल्स ना भी आए। ओपन चेन में हमेशा ऐसे देखा जाता है। तो ऐसे कार्बन्स को बोला जाता है सैचुरेटेड कार्बन्स। याद रखिए मेन कंडीशन ये है ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब आ जाते हैं सैचुरेटेड के बाद दूसरे पोर्शन पर, जिसे आपने क्या बोला है अनसैचुरेटेड कार्बन। इसमें आपने बोला पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, पर ये होने कहां चाहिए बिटवीन कार्बन्स। यानी ये पाई बॉन्ड जिसको आप कह रहे हैं मस्ट बी प्रेजेंट, ये पाई बॉन्ड्स हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए, याद रखिएगा कार्बन्स के बीच में। जरा मैं इन्हें हटाना चाहूंगा। चलिए देखना चाहता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। आइए देखते हैं। तो कहां होने चाहिए कार्बन्स के बीच में। कार्बन्स के बीच में कैसे बनेंगे, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गए। यदि डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल है तो मैंने बताया था 1 सिग्मा 2 पाई। यानी यह कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। कहते सर इनके अलावा क्या और भी कुछ अनसैचुरेशन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं इनके अलावा भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये आपसे कहूं कि CH3 पॉजिटिव लिखा गया है पहला, CH3 माइनस लिखा गया है दूसरा, तो चार्ज्ड कार्बन्स हमेशा अनसैचुरेटेड माने जाते हैं। इन्हें हमेशा हम अनसैचुरेटेड कार्बन्स बोलते हैं। याद रखिए ये हाइड्रोजन है बेटा, ये हमेशा अनसैचुरेटेड माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि बताइए कितने आइटम्स हैं, आप बता दीजिए। 4, तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। कितने आइटम है? 3 और 1 4, तो सिग्मा कितने? 3। आपकी शर्त क्या थी? 4 सिग्मा बॉन्ड, पर यहां केवल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं बेटा? केवल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यदि केवल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन्स हों। तो ऐसे हम बताते हैं कार्बन के क्लासिफिकेशन में कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए ये सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ डबल बॉन्ड तो हमें दिख रहा है, और डबल दिख रहा है तो सिग्मा और पाई हैं, तो इसका मतलब इसे अनसैचुरेटेड होना चाहिए। पर ये अनसैचुरेटेड नहीं है बेटा, क्योंकि आप डबल बॉन्ड तो है, पाई बॉन्ड भी है, पर वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। मैंने आपसे कहा था कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं देखा जाता, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच देखा जाता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में कोई पाई बॉन्ड है तो आप उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे, नहीं है तो आप उसे सैचुरेटेड बोलेंगे। हाँ यहीं पर यदि वो ऐसे कहता, अब बताइए क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखिए यहां कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है। तो ये बहुत जरूरी होता है बेटा कि जो पाई बॉन्ड्स होना चाहिए वो किसके बीच होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको सिखाता हूं एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन। देखिए बहुत ढेर सारे रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले ये आपका कार्बन है सैचुरेटेड, तो इसके सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिग्मा। ऐसे करके मैंने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, और इनके बीच का एंगल्स अभी मैंने आपको बताया था 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे इसे कि बने कैसे हैं। जस्ट लुक हियर, क्या ये आपको ठीक से दिख रहे हैं? आप जैसे कहें मैं घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, कैसे भी घुमा लीजिए जैसे आपका मन करे, ठीक है। मैं इसे यदि बोर्ड पर ले जाऊं, जो सामने बोर्ड है, मैं इसे थोड़ा सा बोर्ड पर ले जाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाया जाए ताकि दीवार भी आ जाए, क्योंकि मुझे बोर्ड पर इसे थोड़ा सा दिखाना है। तो आइए जरा हम कोशिश करते हैं इधर दिखाने की। देखिएगा कैसे दिखाने जा रहा हूं। जस्ट लुक हियर, केवल आप बॉल्स देखिएगा। लुक हियर, क्या आपको नजर आ रहा है बेटा? अब ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन कहां पर है? इस प्लेन बोर्ड पर। ये कहां पे है? बोर्ड पर। ये कहां पे है? बॉन्ड बोर्ड पर। लेकिन एक बॉन्ड का है बोर्ड के आगे, एक कहां है? बोर्ड के पीछे। इसका मतलब इसमें 4 में 2 बॉन्ड तो होते हैं ऑन द बोर्ड, यानी OTP। अब आप तो पेपर पे लिख रहे हैं तो आपके लिए पेपर होगा ऑन द पेपर।
दो बॉन्ड हो गए OTP। OTP। अब यहां पर आ जाइए, एक कहां था हमसे दूसरी तरफ, तो हम बोलते हैं अवे फ्रॉम अस, हमसे दूसरी तरफ अवे फ्रॉम अस। एक कहां था हमारी तरफ, टुवर्ड्स अस। यदि मैं इसे ऐसे करके दिखाऊंगा तो एक आपको कहां, जैसे ये दो मान लीजिए आपके बोर्ड पे हो गए, तो ये तो आपकी तरफ हो गया और येलो वाली कहां चली गई, पीछे बोर्ड के। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये तो हो गए आपके 3 एटम और 2 बॉन्ड्स, एक बाहर की तरफ एक पीछे की तरफ, ये हो गए। तो ऐसे करके होते हैं। इसी को मैं एक दूसरे प्रोजेक्शन से दिखाता हूं, जिसे बोलते हैं डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन। ये भी कैसा है, 3D, और ये जो लिखा है ये भी कैसा है, 3 डायमेंशनल। अब देखिए मैं आपको थोड़ा डैश वेज समझाना चाहता हूं, जरा इस डैश वेज को समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है आपको। लुक हियर, डैश वेज का क्या मतलब, ये रहा कार्बन, ये पहला बॉन्ड OTP ऑन द पेपर या ऑन द प्लेन, ये रहा दूसरा OTP। अब बचे 2 बॉन्ड्स, याद है, एक पीछे की तरफ एक आपकी तरफ। जो चीज आपकी तरफ आती है उसकी विजुअलिटी कम होती है कि ज्यादा, ज्यादा, वो बड़ी दिखाई देती है, और जो आपसे दूर जाती है उसकी विजुअलिटी कम होती है, छोटी होती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा होगा, कहां, आपकी तरफ, ये रहा, वो बॉन्ड आपको कैसा नजर आएगा, मोटा और गाढ़ा। और जितना आपके पास आता जाएगा, ये हो गया टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ आने वाला बॉन्ड। और एक बॉन्ड बेटा ऐसा होगा जो आपसे कहां जा रहा होगा, दूर, अवे फ्रॉम अस, जो हमसे दूर जा रहा होगा वो कैसा होता जाएगा, छोटा, यानी ये हो जाएगा अवे फ्रॉम अस। जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कोई हीरो आ रहा है, बड़ी दूर से चलता आ रहा है, तो पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है, बस नजर आ रहा है कोई चल रहा है सड़क पे। थोड़ी देर बाद जब वो पास आता है तो बड़ा हो जाता है, तो पता चला अरे ये तो सलमान खान था। तो बाद में पता चलता है वो पाकिस्तान से लौट रहा था मुन्नी को छोड़कर, तो जब वो पाकिस्तान पे दिखा तो छोटा दिखा, इंडिया में आते थोड़ा बड़ा हो गया। समझ गया ना मेरी बात? तो जो हमसे दूर जाएगा वो देखिए छोटा होता जा रहा है, जो हमारी तरफ आएगा वो देखिए बड़ा होता जा रहा है। तो ये डार्क दिखेगा और ये कैसा दिख रहा है, कभी कभी इसी को हम ऐसे भी दिखा देते हैं, डॉटेड लाइन, ऐसे करके ब्रेक करती हुई डॉटेड लाइन से। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब मैं इस वाले को 2 डायमेंशनल फिगर में दिखाना चाहता हूं। किसमें लाना चाहता हूं इसे, 2D फिगर में, इन 2 डायमेंशन। तो इसे 2 डायमेंशन में दिखाने का बड़ा आसान तरीका ये है कि ये रहा कार्बन और ये रही 2 डायमेंशनल यानी बोर्ड। ये कहाँ था, OTP ऑन द पेपर, ये कहाँ था, OTP ऑन द पेपर। अब 2 बचे हैं, एक अवे फ्रॉम अस ये वाला और एक टुवर्ड्स अस ये वाला। इन्हें कैसे लगाया जाए, जरा इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से। दिख रहा है आपको ठीक से? ये टुवर्ड्स अस हमारी तरफ है, चलेगा, ये हमारी तरफ है, ये अवे फ्रॉम अस पीछे की तरफ है, सही है। अब जरा बताइए मैं इसको कैसे करूंगा, बताइए। मैं हॉरिजॉन्टल लाना चाहता हूँ, यानी इधर एक बॉन्ड लाना चाहता हूँ इसके बगल में, तो इसे ऊपर लाना आसान है कि येलो को इधर लाना आसान है? तो आप कहेंगे सर येलो को इधर लाना आसान है। ऐसे करके देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, यस और नो। और इसे कहाँ ले जाना आसान है, नीचे की तरफ, ऐसे वर्टिकल। तो कहते हैं जो पीछे की तरफ होता है ये हमेशा आता है वर्टिकल बॉटम पर, और जो हमारी तरफ आता है ये हमेशा आता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। यानी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर कौन सा आएगा, जो हमारी तरफ है टुवर्ड्स अस। वर्टिकल में कौन सा जाएगा, जो हमसे दूसरी तरफ है, यानी अवे फ्रॉम अस। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। फिर से समझिए, जो आपकी तरफ था ये रहा, इसे कहाँ लाना आसान है, यहाँ। और जो आपके पीछे ये वाला है, इसे कहाँ लाना आसान है, नीचे वर्टिकल। हमेशा ये कहाँ आएगा वर्टिकल, ये कहाँ आएंगे हॉरिजॉन्टल। तो जो हमारी तरफ होते हैं बेटा उन्हें हॉरिजॉन्टल लेना आसान है, जो हमसे पीछे की तरफ होते हैं उन्हें वर्टिकल लाना आसान है। तो ऐसे करके हम इन्हें एडजस्ट करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझना चाहता हूं मैं इसे, ठीक है? ये समझ में तो आया होगा आपके। एग्जाम्पल उसने कुछ ऐसे आपको दिया है, देखिएगा। ये रहा कार्बन, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड उसने ऐसे दिया है, चौथा बॉन्ड उसने ऐसे। कहता है यहाँ पे H लगाया गया है, यहाँ CH3 लगाया गया है, यहाँ OH लगाया गया है और यहाँ एक Cl लगाया गया है। क्लियर? कहता है इसको 2 डायमेंशन प्रोजेक्शन में बनाइए। तो अब कैसे बनाएंगे, ये रहे 4 बॉक्स, ठीक। अब बताइए, ये तो ऑन द पेपर हो गया, ये Cl ऑन द पेपर हो गया। ये हाइड्रोजन कहाँ है, अवे फ्रॉम अस। जो अवे फ्रॉम अस है वो आएगा वर्टिकल बॉटम, यानी यहाँ पर। ये OH कहाँ है, टुवर्ड्स अस, ये हमारी तरफ है बेटा, डार्क वाला, ये हमारी तरफ है, तो ये कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। क्या आपको समझ में आया है?
इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन। क्लियर है बेटा मेरी बात? कैसे करते हैं पक्का? और एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते। जैसे उसने ये बताइए CH3 है, ये C है, ये COOH है, ये OH है, और कह रहा है कि ये H है। इसे 2D में दिखाना है, दिखा दीजिए, आसान सा काम है। ये रहे बॉन्ड 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो ऑन द पेपर COH हो गया, तो CH3 उधर हो गया। अब ये OH आपको कहाँ नजर आ रहा है? इस वाले बॉन्ड, यानी अवे फ्रॉम अस। अवे फ्रॉम अस यानी कहाँ लेंगे? यहाँ पर। ये कहाँ है? टुवार्ड्स अस, कहाँ लेंगे? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। हमेशा टुवार्ड्स वाला हॉरिजॉन्टल पर लिया जाता है, अवे वाला वर्टिकल पर रखा जाता है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन्स। आइए एक छोटी सी चीज और है इसमें, जिसे हम कहते हैं नेमिंग ऑफ कार्बन्स। कहते हैं इनकी नेमिंग्स भी होती है क्या? हाँ, और हम इसको बोलते हैं नेमिंग ऑफ कार्बन चेन्स। कार्बन चेन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, इन्हें हम सीखेंगे, आज नहीं, अगली क्लास में। अब हम लोग ऑर्गेनिक पे आ गए हैं, धीरे धीरे हम नेमिंग सीखने जा रहे हैं। फिर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को ठीक से समझाऊंगा अगली क्लास में क्या होता है, फिर धीरे धीरे नेमिंग की तरफ चलूंगा। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।